गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। यदि आप भी सक्षमता 3 में धोखा खाए हैं, 2-4 नंबर से अनुत्तीर्ण हुए हैं या लापरवाही किए हैं, तो इस बार जुड़िए इस चैनल के साथ और गारंटेड रिजल्ट सिर्फ 249 रुपये का रिचार्ज कीजिए और मैं आपका रिजल्ट निश्चित कराऊंगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर हाई लिखकर भेजेंगे। पेमेंट के लिए मैं नंबर ग्रुप में दे दूंगा, आप करेंगे और ये 249 बेकार नहीं जाएगा। पीडीएफ, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और राहुल सर का ब्रह्मास्त्र जो परीक्षा में हूबहू लड़ता है। उसके बाद 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 जो भी जनरल पेपर है 70 अंक का, सभी के लिए यहाँ से प्रश्न मैं आज बना रहा हूँ। आज का जो प्रश्न मैं लिया हूं, ये सक्षमता 3 के प्रश्नों का निचोड़ लिया हूं। इधर उधर से प्रश्न को बीबीआई जो भी प्रश्न है ला करके आपके सामने रखूंगा और इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सामान्य ज्ञान, गणित, ये देखिए हिंदी हुआ शुरू, अब उर्दू का भी प्रश्न होगा। हमारे उर्दू वाले जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे शिक्षक हमारे साथ हैं, हमारा फर्ज बनता है, भले हमें उर्दू नहीं आता है लेकिन उनका भी वेटेज उतना ही रहेगा जितना अन्य भाषा का है। तो देखिए उर्दू भी है, उसके बाद इंग्लिश भी। मैं पहले प्रश्न दिखा दूं आपको, उसके बाद लाजवाब ट्रिक, तुक्का, सभी चीजें मैं शेयर करूंगा और यहाँ पे मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ ताकि केवल देखिए यहाँ 9th 10th के विज्ञान भी और यहीं से प्रश्न 1 to 5 में भी इस बार पूछ लिया गया, जिसमें शिक्षकों को काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। आज मैं बता दूं, मेरे तरफ सुबह से ही, सुबह 8 बजे से अभी तक लाइट नहीं आया है, लगता है कहीं फॉल्ट है। इसीलिए ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आप लोगों को दूंगा और जितना लाइव में मजा आता है उतना आपको यहाँ भी मजा आएगा। आपका क्लास बाधित नहीं होगा, मैंने वादा किया है और उस वादे को निभाऊंगा और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, तो इसे भी आगे कुछ बड़ा चैनल पर करूंगा जिसमें आप लोगों का सपोर्ट काफी जरूरी है। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये ग्रुप में ही नंबर दूंगा, आप भेजेंगे, मैं पहले ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। उसके बाद ग्रुप में आपको पीडीएफ, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, अगर आप लाइव में नहीं जुड़े तो उसका रिकॉर्डेड क्लास सब मिलेगा। सिर्फ 249 में अगर आप पास होना चाहते हैं, बहुत लोग तो 10,000 20,000 देने के लिए तैयार रहते हैं, आपको तो मैं सिर्फ 249 सिर्फ पीडीएफ के लिए बोला हूँ, बाकी आप समझदार हैं, किसी चैनल पे जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार का सारा ट्रिक मैं बता चुका हूं वीडियो में। यहां देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते से जो मन है पीपल के पत्ते की तरह चंचल और अस्थिर है, तो मन की तुलना पीपर के पत्ते से हुई है और जिस अलंकार में तुलना की बात हो, तुलना, वो उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ कहा जा रहा है यहाँ पीपर नहीं होना चाहिए, पीपल होना चाहिए था। पीपल पात सरिस मन डोला, यानी मन जो है पीपल के पत्ते की तरह चंचल है और अस्थिर है, कभी दौड़ के इस चैनल पे, कभी दौड़ के इस चैनल पे, कभी दौड़ के यहाँ, कभी दौड़ के वहां, और उसी में रिजल्ट हो गया तहस नहस। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे साथ जुड़े, आपको जहां अच्छा लगे शिक्षक साथियों जुड़े, लेकिन रिजल्ट तो यही होगा और ये मेरे कराने से नहीं होगा, मेरे चैनल पे आपको मेहनत करना होगा, नहीं तो आप मत आइए। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगींद्र जी परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं और ये वीवीआई कर लीजिए। ये प्रश्न ऐसा मेरे मन में हो रहा है कि सक्षमता 4 में हूबहू पूछा जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, काल भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन वहां जनरली काल मैंने आपको 4 ही बताया था, प्रकार मैंने नहीं चर्चा किया है, ध्यान दीजिएगा। तो आप
जैसे प्रेजेंट टेंस जानते हैं, इसका 4 जैसे करेंगे गलत हो जाएगा। वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं और ये होते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य। दूसरा हो जाता है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल, ये सब पढ़ा चुका हूं। चौथा हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध। पांचवा हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य। और छठा हो जाता है आगामी वर्तमान काल, आगामी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने भेद? तो आप कहेंगे 6 भेद। ठाकुर का कुआं कहानी की नायिका कौन है? अभी बीच में जो ये है विधानसभा में ठाकुर का कुआं कहानी काफी चर्चा में था और यहाँ से प्रश्न उठा लिया गया है। तो जो ठाकुर का कुआं है, इसकी नायिका जो जिसके पात्र चित्रण किया गया है वो गंगी है। कौन है? गंगी है। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वाचन होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसे वाचन कहा तो आप लोग डर गए। एक बात बताइए, आप लोग क्लास में बच्चों को किस तरह से पढ़ने को कहते हैं? या तो बोलकर या तो मन में। तो वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, और एक होता है मौन वाचन, मौन वाचन, जिसमें आप उच्चारण करके यानी बोल कर पढ़ेंगे और एक मन में ही पढ़ेंगे बिना होठ को खोले हुए। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे चुप हो गया, मन ही मन पढ़ लिया। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। ये तो आप समझ गए वाचन। संधि में अलग से छोड़ा हूं उस पाठ में जो महामैराथन लाया था। संधि अलग से बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा मैं। देखिए, बूंद बूंद से तालाब भरता है। कीमत ये 0.04 की उन शिक्षकों से पूछिए, कीमत 1 नंबर की उन शिक्षकों से पूछिए जिन्होंने उतना समय पैसा व्यर्थ किया किसी बड़े चैनल पे और उनके हाथ लगा 0। आप 1 नंबर से अनुत्तीर्ण हो या 10 नंबर से, अनुत्तीर्ण माना जाता है। और अनुत्तीर्ण आप हुए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी 2 चांस है, और 2 नहीं, इस चैनल पे यही चांस, और 50-60 नहीं, 70-80-90 ऐसे अंक आएगा। आप लोग छोटा चैनल देख के जुड़े ही नहीं थे। जितने शिक्षक 2500-3000 लोग थे वो सभी में लगभग 90% लोगों का रिजल्ट हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आप लोग तो वेरिफिकेशन ज्यादा करते हैं ना, चलाक लोग 3 जगह मखते हैं, बाकी आप समझदार हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, पहले मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकिन पीडीएफ दे रहा हूँ, तो उसके लिए 249 का पे करना होगा आपको, और ये पे करना होगा इस नंबर पे 9304647193। इस पे आपको अमित दिखाई देगा या प्रियंका, इसी पे पेमेंट करना होगा। और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरा पर्सनल नंबर 9771170644 है। ज़्यादा कॉल नहीं कीजिए, कॉल करने का समय शाम 4 से 6, और व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, मैं देख कर रिप्लाई करूँगा, ग्रुप में जोड़ दूंगा। देखिए यहाँ आ गया तुक्का वाला बात। तुक्का देखिए, तुक्का भी बताते चलूंगा साथ साथ। तुक्का के मैंने 3 तरीका बताया था। बड़ा ऑप्शन, जहां दोनों हो दोनों, और जहां सभी हो सभी। तो यहाँ बड़ा ऑप्शन आ गया, लेकिन ये नाम ही जान लीजिए। व्योमकेश दरवेश के रचयिता चर्चित आलोचक डैश हैं, तो श्री विश्वनाथ त्रिपाठी। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से होती है। जो वाच्य है ये 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार? 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका भी ट्रिक फिर से पुनः बताऊंगा, जबकि इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं, सक्षमता 3 में भी बताया था। जब किसी एक ही शब्द का प्रयोग एक वाक्य में एक से अधिक बार होता है,
लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है तो उसे डैश अलंकार कहते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी का जो पाठ किया हूँ महामैराथन, उसका लिंक दिया हूँ। गणित का जो बेसिक से एकदम चीजें सिखा रहा हूँ उसका भी लिंक है। प्लेलिस्ट का लिंक है। सक्षमता परीक्षा 2 के प्रश्न पत्र का लिंक है, 1 का। तो आप जुड़े तो पहले कमेंट करें। लाइव क्लास नहीं खुल पा रहा है ज्वाइन करने के बाद, तो इसके लिए मैं लाइव क्लास में वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है और कैसे आप लाइव जुड़ेंगे, कैसे आप पीडीएफ खोलेंगे, कैसे लाइव में कमेंट करेंगे। तो जिस अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो वह यमक अलंकार हो जाता है। अर्थ जब अलग अलग होगा, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कनक 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 के कनक कनक ते 100 गुनी मादकता मादकता। तो यहाँ जो पहला कनक है ये दर्शा रहा है सोना को और दूसरा कनक है धतूरा को। कनक कनक 2 या 2 से अधिक बार अगर कोई शब्द रिपीट करेगा तो वह हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, तो ये सीधे डिफिनीशन पूछ लिया, अच्छा कर दिया। नहीं तो बड़े बड़े एग्जाम में एईडीओ का जो होना है या स्टेट का होता है ये लिख देगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता। चाहे आपको काली घटा का घमंड घटा, ये भी उदाहरण दे सकता था। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। तो देखिए घटा 2 बार आया, यहाँ पे जो घटा है बादल का जिक्र हो रहा है, किसका, बादल का। और घमंड घट गया मतलब कम हो गया, तो यहाँ घटा का मतलब कम। तो शब्द तो रिपीट किया लेकिन अर्थ बदल गया, तो यमक अलंकार। आप डिस्क्रिप्शन तो खोलिए, मैं सिखाऊंगा कैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना है, वहां खोलिए, इसका मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ। कहाँ जाएगा सक्षमता, मैं भी देखता हूँ। और हाँ बता दूं, कनक जो मैंने नाम लिया ये खुद मेरी बेटी का नाम है, जो अभी 2 वर्ष की है। और जब ये जन्म ली थी कनक, इसका नाम मैंने ही रखा, कनक का मतलब सोना। इसके जन्म से 1 माह के अंदर मेरा जॉब हुआ था टीआरई 1 में। अब 2 साल की होने जा रही है, अभी हुई नहीं है। बर्थडे आ रहा है, आप सभी को पार्टी भी दूंगा मैं, लेकिन रिजल्ट हो जाने के बाद, और मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और इस चैनल पे वही लोग जुड़े जो अपने आप को लेकर काफी परेशान हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं, समाज में दिखाने के लिए कि ठीक है वेतन बढ़े घटे वो तो बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग नियोजित नहीं मरेंगे, हम लोग सरकारी कर्मी बनकर मरेंगे। पैसा वैल्यू नहीं रखता है, वैल्यू रखता है हमारे समाज में हमारा इज्जत। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इस चैनल पे जुड़ेंगे। बाकी जो लोग नेता टाइप के हैं, आप लोग जुड़े या ना जुड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे शिक्षकों को आप बड़गड़ाए नहीं। 8वां वेतन लागू होने जा रहा है, नियोजित को भी लाभ मिलेगा, मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं मिलेगा। कोई भी नियोजित शिक्षक बाहर नहीं होंगे। कौन कह दिया आपको कि आप पास नहीं होंगे तो बाहर हो जाएंगे? कहीं से आप कोई नहीं हटेंगे, लेकिन एक अपने अंदर कसक रह जाएगी कि सभी शिक्षकों ने एग्जाम दिया, पास किए, और हमारे बच्चे हमको कहेंगे कि तुम तो एग्जामे नहीं दिए डर से। तो उन बच्चों के लिए हम लोग पास करेंगे। ठीक है, 10,000 घट रहा है, मान लीजिए 25,000 मूल वेतन अभी दे रहा है, बढ़ेगा ही है, मुझे विश्वास है, इस पर मैंने बात भी किया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 37,000 लगभग 55% पे मिलने लगे तो लगभग 39,000 हो जाएगा। और जो एनपीएस आपका 10,000 लगभग कट रहा है, तो 39 10 आप जोड़ सकते हैं, 49 पे तो आ ही गए। कहाँ आपका कम हो जा रहा है? और ये एनपीएस का बड़ा लाभ है, आप नहीं समझ रहे हैं अभी। नेता सबके चक्कर में ना पड़िए, वो आपको हमेशा बुर्बक बना के अपने बड़े बड़े गाड़ी में घुमा है सब। आप देख ही रहे हैं, बहुत लोग
कुछ भी बन गए आज, आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है? कौन जा रहा है लड़ने की? सक्षमता 4 का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कैसे भराएगा आप लोग बताइए? सक्षमता 4-3 में हार्ड प्रश्न आया, 1-2 नंबर से लोगों को फेल किया गया, कौन गया है लड़ने? कोई नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ती है। तो चलिए, मैं आपके अंदर वो सारी जोश लाऊंगा, अब सभी में वो काबिलियत है जो सक्षमता तो दूर बीपीएससी क्रैक्ट करेंगे, एईडीओ की एग्जाम करेंगे। उर्दू वाले हमारे भाई बहन, आप लोग ये देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता, बड़ा ऑप्शन होगा वो चुनूंगा। देखिए, ये तो छोटके ऑप्शन दे दिया है सब सही। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा लगा बड़ा ऑप्शन, आप देख लीजिएगा सर या मैडम लोग। हाँ, मिल गया। एक कॉन्फिडेंस के साथ मारता हूँ, आप लोग कमेंट में बताएंगे मैं सही किया हूँ या गलत। हो सके इसका उत्तर आयोग गलत ही दिया हो। तो उर्दू में भी एक बड़ा ऑप्शन लग गया मेरा, जो कि उर्दू नहीं पता है। वो लोग भी जुड़े हैं, बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं उर्दू वाले, तो मेरा फर्ज बनता है कि उन पे भी ध्यान दूं। और लग रहा है कि इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए मैंने इस पे भी ध्यान दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश का प्रश्न शुरू होगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, प्रश्न तो आपका यहाँ पे है। आप अगर प्रश्न का एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सारे का अर्थ मैं एक जगह महामैराथन में बता दूंगा। अभी लाइट आ चुका है, बहुत खुशी की बात है। मैं जस्ट अगर लाइट कंटिन्यू रह गया, नेटवर्क सही रहा, तो जो 8 बजे लाइव आता हूँ वो 8:30 तक मैं लाइव आऊँगा। नेटवर्क अच्छा रहा तो, नेटवर्क गड़बड़ होगा तो नहीं अगर आ पाया तो ये तो रिकॉर्डेड दे दिया, लेकिन कोशिश करूँगा कि आऊँ। ऑनलाइन चीज़ें भी सिखानी है और साथ ही साथ तुक्का ये सब बतानी है। तो चलिए, उसमें हम लोग एक मैराथन क्लास इंग्लिश का कर लेंगे। यहाँ देखिए, जो तुक्का का मैं जो ट्रिक बताया हूँ तुक्का मारने के लिए, 3 तरीका का। पहला बड़ा ऑप्शन, दूसरा बोथ दिया हो जहाँ दोनों कब, तीसरा जहाँ पे सभी। ठीक है, लेकिन आप तुक्का कब मारेंगे? जब आपको इन चारों में उत्तर पता नहीं रहेगा। अगर आपको उत्तर पता है ए है छोटका, तो बड़का ऑप्शन काहे मारेंगे? नहीं मारिएगा। ठीक है, अब रहा एक और प्रश्न कि सर एक ही ऑप्शन में बड़ा भी रहा, बोथ भी रहा, सभी भी रहा, तब उसमें क्या मारना चाहिए? तो मैं बता दूं, उसमें जिसमें सभी रहेगा उसमें बोथ नहीं रहेगा। ये आप कहीं भी देख सकते हैं। बोथ दे दिया तो सभी कैसे आएगा? तो उसमें बड़ा और सभी में थोड़ा सस्पिशन होता है, तो सभी के साथ जाइएगा। चलिए, पहला इंग्लिश का प्रश्न बड़ा ऑप्शन। दूसरा इंग्लिश का प्रश्न, मैं अभी कुछ इसका डील नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये थोड़ा भी फास्ट लगेगा, मुझे भी इसको समझना होगा कि कहना क्या चाहता है। द डिफ़िकल्टीज सीम्ड insurmountable, nevertheless the courage to carry on was undimmed। ये पता ना अपना भाषा में क्या कहना चाहता है, लेकिन हमने मारा बोथ, तुक्का मारा मैंने, अभी आपको समझाया जो। नेक्स्ट, फिर बड़ा ऑप्शन देखिए इंग्लिश का, फिर बड़ा ऑप्शन। अभी आप जुड़े तो हैं सही जगह। ये बड़ा ऑप्शन देखिए, 150 में किसी भी परीक्षा में जब रिपीट करेगा तो 75% प्रश्न, 75 प्रश्न यानी 50% लगेगा कि पढ़े हैं, और नया 50% यानी 150 का 50% 75 हुआ, तो वो नया प्रश्न होगा जिसमें आप तुक्का के बदौलत 30-35 ला सकते हैं, और यहाँ से 75 में 50 कॉन्फिडेंस से ला सकते हैं। तो 50 और 30 सबसे कम स्कोर 80 मन से पढ़ेंगे तो। एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जितना आप लोग लाइक करते हैं उतना मुझे जोश मिलता है, काफ़ी उत्साहित होता हूँ और मन करता है कि अभी और। देखिए, अब हम लोग सामान्य अध्ययन जीके की तरफ चलेंगे, और ये जीके 6 to 8 में पूछा गया था, फिर 9th-10th वाला भी होगा। तो सभी क्लास को मैं मर्ज करके लेके चलता हूँ
ताकि यहाँ से अगर 1 to 5 में प्रश्न बनता है, और बनता ही है, जो 70 अंक का पेपर होगा ना जनरल, उस सभी का 1 to 5 की तरह होता है सेम। तो देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता था? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तो ये तो सभी लोग जानते भी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, ऐसे में सौरमंडल के पास 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है ये, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये बुध लिख दिया मैं, बुध। तो ये आपका सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये दोनों ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ऑप्शन में नहीं है, तो शुक्र के साथ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं, वेनस यानी मंगल ग्रह। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, कोयला जब एक बार समाप्त हो जाएगा तो पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है। मान लीजिए आपको इसका उत्तर नहीं पता, बड़ा ऑप्शन के साथ जाइए, बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। वायुमंडलीय गैसों में से कुल कितना भाग नाइट्रोजन गैस है? तो देखिए कैसे एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ़ बनाया। अब ये 78% नहीं पूछ रहा है कितने भाग, तो लगभग ये 75% हुआ ना। तो 75% हटा बट्टा में 100 आया, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 उत्तर हो गया। नहीं पता, बड़ा ऑप्शन चुन लिए होते। आप इस चैनल पे जुड़े ही नहीं थे, जहाँ बड़े बड़े ढोल थे उसी में घुस गए भीड़ में भीड़ करने। मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ, छोटा चैनल, शिक्षक भी हूँ, और मेरा फ़र्ज़ है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनसे मैं कुछ सीखता हूँ, मुझसे वो सीखते हैं, और एक प्रेम भावना, चाहे हमारे किसी भी धर्म, शिक्षक का ना कोई धर्म है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। हम सभी, बहुत सारे BPSC वालों को देखता हूँ बहुत घमंड में जीते हैं। अरे भाई, किस बात की घमंड? हमारे सभी शिक्षक हैं, ये लोग अनुभवी हैं। तुम लोग अभी नए आए हो, उछल कूद कर रहे हो, हम भी नए ही हैं BPSC TRE में। ये लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं, लाठियाँ खा चुके हैं, आंदोलन झेल चुके हैं, तब जा कर के ये वैकेंसी आई, इतना वेतन हुआ। नहीं तो बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति थी सबको पता है। और फिर आप लोग इनको बोलते हैं, मुझे काफ़ी दुख होता है। मैं नियोजित शिक्षक से ही पढ़ा हूँ, गर्व से कहता हूँ। मुझे जो पारा टीचर पे बहाल हुए थे शुरू में 2003-2005 के शिक्षक, मैं उनसे पहाड़ा सीखा हूँ, उनसे जोड़ घटाव गुना भाग सीखा हूँ। वो मेरे गुरु भी रहे हैं। ठीक है, आज मैं उनसे आगे निकल गया हूँ, गुरु गुर रह गए, हम चेला चीनी हो गया, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज अदा करना जो कर्ज है वो सधा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। चलिए, बिहार राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। ये प्रश्न का उत्तर एकदम गलत है। अगर यहाँ निम्नलिखित रहता ना, निम्नलिखित में से, तो मैं जाता शिवहर के साथ, मैं जाता। लेकिन बिहार राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हमारा राजधानी पटना है। बिहार में कितने ज़िले? तो 38, और पटना का जनसंख्या घनत्व ये सर्वाधिक है, और यहाँ शिवहर दे रहा है। ये प्रश्न कर जो किया गया है इसके अकॉर्डिंग उत्तर पटना था, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न होता कि दिए गए ज़िला में से सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला है, तब हम जा सकते थे। तो आप देख सकते हैं ये गलती। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः कितने देशांतर को कहा जाता है?
तो 180 डिग्री देशांतर को, जो ग्लोब होता है आप लोग जानते हैं ना, ये देशांतर है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, और ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यानी ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यह है इक्वेटर, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ध्रुव कितने हैं? तो 2, उत्तरी ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है? 23.5 डिग्री को। मैं अक्षांश देशांतर बिल्कुल लाइव क्लास में बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये यहीं पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से, जो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 5.5 घंटा आगे है। क्यों है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है ना? चलिए मैं बताता हूँ। जो भारतीय मानक समय रेखा है मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद से जो गुजरती है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, वैसे ही हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो ये तो 82.5 है, 82.5 में 4 से गुना करेंगे, एक देशांतर में 4 मिनट, तो 82.5 देशांतर में 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 1 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव दिए, 8 चौका 32, 1 33, 330 मिनट, 300 मिनट जोड़ 30 मिनट, 60 से इसको भाग दिए तो ये 5 घंटा बन गया, और ये 30 मिनट में ही रहने दिए, तो 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। यानी वहाँ 12 बजेगा तो 12, 1 2 3 4 5, यहाँ 5:30 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यही प्रश्न रिपीट किया है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में काटने वाली रेखा कहलाती है। देखिए पूछ भी दिया। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमि के बीच की रेखा, ये सब काल्पनिक है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। चलिए आ गया साइंस का प्रश्न हमारे 9 to 10 वाले शिक्षकों के लिए। और ये मत समझिए कि ये 9th 10th में पूछा गया है। 1 to 5 में परमाणु से प्रश्न खूब आया है, पदार्थ से आया था पर्यावरण में, तो आप लोग भी देखिए। परमाणु के केंद्र की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। जे टॉमसन ने ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ये किसका? इलेक्ट्रॉन की। देखिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले आप जानिए परमाणु सिद्धांत, तो ये जॉन डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने। लेकिन इनके सिद्धांत में काफ़ी त्रुटियां भी रही, और ये दिए तो इनका नाम लिया जाता है। सबसे पहले परमाणुष कहेगा, परमाणुष 100 लग जाएगा, तो ये महर्षि कनाद ने कहा था, महर्षि कनाद ने। लेकिन परमाणु सिद्धांत किसने? तो डाल्टन ने। और डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन वर्तमान में परमाणु के कण को तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन का ईंट याद रखिएगा, ए से इलेक्ट्रॉन खोज करता टॉमसन। ईंट पर नाच। अब देखिए नाच, न्यूट्रॉन की खोज नाच, न्यूट्रॉन की खोज नाच, 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चैडविक। और प्रोटॉन की खोज
पर पग गोल्ड स्टीन भी रहता है, रदरफोर्ड भी दिया रहता है। नाभिक की यानी केंद्रक की तो रदरफोर्ड। चलिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। कैसा कण है? ऋणावेशित कण है और इस पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम क्या है? तो ये आवेश का मात्रक है। कूलम क्या है? तो ये आवेश का SI मात्रक है। जब हम न्यूमेरिकल सवाल बनाएंगे 9th-10th का भौतिकी, जब आप लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स, मैं पहले 9th-10th में ही फिज़िक्स का टीचर ही भी था, और केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अभ्यास से सब चीज़ आपके माइंड में आएगा। आप सो जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सोअत है सो खोअत है। जो राहुल सर कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, जो जागत है सो पावत है, और जो स्टडी विथ राहुल 247 पर आवत है वो रिजल्ट लेके जावत है। चलिए, देखिए, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं और मेरा घमंड नहीं, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी दिमाग ऐसे काम करेगा। मैं भी खेलता हूँ, मैं भी रील्स देखता हूँ, मैं भी भोजपुरी गाना सुनता हूँ, खेसारी लाल का, पवन सिंह का, ब्लूटूथ लगाकर अच्छा वाला। खराब गाना भी सुनता हूँ। लोग सुन नहीं रहे हैं तो उतना व्यूज़ जा कैसे रहा है चैनल पे? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे गाली देने वाले हैं जो आजकल फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं हमारे आपके वजह से, और यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। रील्स देखना छोड़िए, MB बचा के जुड़िए। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। ईंट पर नाच, मैंने कहा था ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, और ये नाम था थॉमसन। ये प्रोटॉन क्या नाम होगा आप जानिए? न्यूट्रॉन क्या नाम होगा? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? और जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित कण होता है, और इस पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 नंबर आप लोग कमेंट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में होता है? तो देखिए, किसी भी परमाणु का नाभिक, और ये कक्षा कहलाता है। ये नाभिक जो है, नाभिक, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? जो कि द्रव्यमान संख्या को दिखाता है किसी भी तत्व के। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो जो परमाणु का नाभिक हुआ इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, और ये धन आवेशित, इसमें कोई आवेश नहीं, तो नाभिक भी धनावेशित होता है, धनावेशित होगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है। और ये सब कक्षाएं हैं, K, L, M, N। तो हाइड्रोजन में एक परमाणु है, पहले ही कक्षक में हो जाएगा ये। बोहर का परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या करता है? तो बोहलर भी लिखा जाता है, कहीं कहीं बोहलर भी पढ़ा जाता है, बोहलर, ये भी आपको कहीं मिलेगा, बोहलर। तो इसका परमाणु सिद्धांत जो है, परमाणु मॉडल, वो हाइड्रोजन परमाणु का वर्णक्रम पे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आइसोटोप में किसकी संख्या समान होती है? तो ये प्रोटॉन की संख्या। सोडियम यानी Na, जिसका लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, नाइट्रियम, इसीलिए इसका संकेत नाइट्रियम जो है Na लिया गया है। और इसकी परमाणु संख्या 11। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका जो कन्फिग्रेशन होगा 2, 8 और 1, 8, 2, 10, 1, 11, KLM। तो कह रहा है सोडियम के बाहरी इलेक्ट्रॉन किस आवरण में होगा, किस कक्षा में होगा? तो आप देख सकते हैं M कक्षा में होगा। अब आ गए गणित के प्रश्नों पे। देखिए, जुड़ने का फ़ायदा, और लाइव भी आऊँगा, लाइट आ चुका है, मैं बता रहा हूँ। अगर नेटवर्क काम किया तो अभी समय देख लूँ ज़रा। मैं आज जो है लाइव अगर 9 बजे भी आ सकूँ
दिन भर सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाइट नहीं आया, जिसमें मैं बोला था कि दोपहर में हम लोग छुट्टी पे हैं तो लाइव आऊँगा और आपको काफ़ी कुछ ऑनलाइन चीज़ें सिखाऊंगा। मार्कशीट चेक करना, रिजल्ट देखना, आवेदन करना, आप स्वयं अपने आप पर डिपेंडेंट होइए, ईपीजीपी करना, यूडाइस पे बच्चों को जोड़ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। अगर एचएम कोई शिक्षिका हैं जो जीके स्टडीज़ से पढ़ के पास हुई हैं तो कमेंट करें। उसकी भी तैयारी मैं अपने दूसरे चैनल जीके स्टडीज़ पे कराया था और जीके स्टडीज़ उसमें भी तुक्का काम किया था और बहुत सारी शिक्षिकाएं पास भी हुई थी, ज्वाइन भी की हैं, काफ़ी प्यार भी देती हैं, मानती भी हैं, कॉल भी करती हैं कि सर ये काम फंस गया है कैसे होगा, और हर संभव मदद हम लोग करते हैं और करूँगा भी, ये मेरा नेचर है, मुझे खुशी मिलती है। लेकिन इस बार आपकी ये 249 लगेगी, ठीक है, पीडीएफ के लिए, क्योंकि इसमें से मैं भी समोसा वमोसा खा लूँगा। लेकिन हाँ, जितने शिक्षक मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, अगर रिज़ल्ट हो जाता है, रिज़ल्ट अच्छा से, तो आप सभी 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में मेरे डालेंगे पार्टी के लिए। कुछ भी नहीं डालेंगे, मुझे पार्टी के तौर पे आपसे सिर्फ यही उम्मीद रहेगा कि आप जिस भी विद्यालय में होंगे, ऐसे पढ़ाते भी हैं मुझे पता है, लेकिन जहाँ होंगे अपना छाप छोड़ेंगे, 5 बच्चे आए 10 बच्चे आए उनको संवारेंगे, बना देंगे, वही मेरा फ़ी हो जाएगा, वही मेरे लिए पार्टी हो जाएगा। यदि एक बहुफलक में 6 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो उसके कितने फलक होंगे? तो ये यूलर सूत्र है बहुफलक के लिए, और ये सूत्र क्या होता है जान लीजिए। देखिए इंग्लिश में मुझे पता है, फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एड्स का जो रिलेशन होगा किसी भी बहुभुज के लिए, वो जब आप फेसेस और वर्टेक्स को जोड़िएगा, एड्स को घटाइएगा, तो हमेशा 2 आएगा। त्रिभुज भी बहुफलक नहीं है त्रिभुज, ये सिर्फ 3D आकृति की बात कर रहा हूँ मैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो, जैसे घन है, घनाभ है, तो ये यूलर सूत्र। देखिए हिंदी में बता दूं, क्योंकि यहाँ शीर्ष दिया है, किनारा दिया है, फलक पूछा है। फेसेस मतलब होता है फलक जोड़, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, और घटाव का चिन्ह है, तो एड्स मतलब होता है किनारे या भुजा, किनारे, और इसका रिलेशन आएगा 2। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। शीर्ष दिया है, किनारे दिया है, फलक पूछा है, यानी ये फलक पूछा है, फलक जोड़, शीर्ष दिया है 6 और किनारे भी दिया है कितना 12 बराबर 2, क्योंकि ये संबंध होता है, -12 है, उधर जाके जोड़ जुट जाएगा, फलक जोड़ 6 बराबर 2 जोड़ माइनस में 12 जाके उधर जुटा, प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। फलक जोड़ 6 बराबर 12 और 2 मिलके 14। अब ये 6 जोड़ में है, उधर जाके घट जाएगा, 14 में से 6 गया 8। तो फिर से यूलर सूत्र जान लीजिए। फेसेस मतलब फलक, फलक जोड़ वर्टेक्स यानी शीर्ष घटाव किनारा, जब आप करेंगे किसी बहुफलक में तो ये 2 आएगा। अब यहाँ से भी सूत्र बन सकता है, मान लीजिए आपको फलक दे देता, किनारा दे देता, तो शीर्ष पूछ लेता, जैसे इसी प्रश्न में मैं कर दे रहा हूँ, दिमाग लगा दे रहा हूँ कि एक बहुफलक में 12 किनारे हैं और 8 फलक हैं, 8 फलक हैं, तो शीर्षों की संख्या ज्ञात करें। शीर्षों की संख्या बदल दिया मैंने प्रश्न, तो फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एड्स बराबर 2 दिया क्या क्या है 8 फलक 12 किनारे, एड्स दिया है 12, फलक दिया है 8। अब हमें वर्टेक्स नहीं दिया लेकिन ये दे दिया किनारे बराबर 2।
-12, 8 में से -12 होगा तो 4 आएगा, -4 क्या आएगा, -4। यानी यहाँ देखिए वर्टेक्स -4 बराबर 2, तो ये जाके जुटेगा तो 6 ना आएगा, तो शीर्ष आ गया ना 6। तो सूत्र ध्यान में रखिए, फेस यानी सतह जो वर्टेक्स माइनस एड्स बराबर 2, इसी को हम लोग यूलर सूत्र कहते हैं। मैं बोला हूँ ना, लाइव हो या ऐसे सिंपल क्लास हो कोई असर नहीं होगा। ये प्रश्न गलत है। यदि एक सिक्का 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटा है, जिसे पिघलाकर, एक बात बताइए, ये सवाल बिल्कुल गलत दिया गया है। इस सवाल को मैं सुधार के बना सकता हूँ। ये जो सेंटीमीटर है ये मीटर होना चाहिए था, और ये जो सेंटीमीटर जो दिया है ये मीटर होता अगर तो ये बन जाता। एक आप बात बताइए, एक छोटी सी वस्तु को पिघलाकर अब बड़ा वस्तु बना पाएंगे क्या? नहीं ना बनेगा। अगर इस पे आप लोग चैलेंज कर दिए होते प्रश्न पे, या डिलीट भी कर दिया है इसलिए पॉइंट में कम किया है, नंबर पॉइंट में डाला है। ये छोटे छोटे व्यास और मोटाई से क्या आप ये बड़ा वाला, देखिए क्या कहा है, प्रश्न देख लीजिए कैसे मैं गलत काट रहा हूँ। छोटका को पिघलाकर, जिसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक दायां गोलाकार सिलेंडर बनाया जाए तो आवश्यक सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये सिक्के हैं तो ये तो मीटर में होने चाहिए। छोटे छोटे से मिलाकर बड़ा कैसे बनेगा? दूगो छोट ठीक है, दूगो है। यदि एक सिक्का इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर, ये संभव ही नहीं है। दो समपूरक कोणों का अंतर 20 है, तो समपूरक कोण मैं बता दिया हूँ। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा, चाहे जो भी कोण दिया है उसे 180 में से घटा लीजिए, समपूरक हो जाएगा। मान लीजिए 120 का समपूरक बताइए, तो आप क्या करेंगे, 180 में से घटा लेंगे 120, 60 डिग्री आ जाएगा। सक्षमता 1 में पूछा भी था सेम टू सेम। तो समपूरक कोण, एक समपूरक कोण का अंतर, मान लीजिए एक कोण x है तो एगो कोण 180 माइनस x है, और जिनका अंतर क्या है 20 है, तो अंतर आप समझ सकते हैं, इनको जोड़ लीजिएगा, 2x जोड़ 180, जोड़ नहीं है माइनस 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। दो समपूरक कोण का अंतर दिया है, एक कोण अगर x है तो इसका समपूरक 180 माइनस x। अब इनका अंतर x माइनस 180 माइनस x बराबर 20, माइनस माइनस प्लस होगा, 2x माइनस 180 बराबर 20, ये जाके जुटा तो 200 हो गया, x बराबर 100। यहाँ देखिए 180 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 100, 200 हुआ, तो ये कटा तो 100x का मान आया। तो एक कोण x था, एक कोण 180 माइनस x था, तो एगो कोण 100 डिग्री आया, एगो कोण 180 में से 100 घटेगा जब तो 80 डिग्री आएगा। अंतर 20 का है ना, तो कोण का मान तो 100 आ गया, x का मान या p का मान, कोण क्या है p है, x नहीं है p है, 180 माइनस p, और p का मान 100 आया मानिए। तो अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, 3p घटाओ 50 डिग्री, 3 गुना 100 डिग्री घटाओ 50 डिग्री, 150 में से 50 घटेगा तो कितना होना चाहिए दोस्तों, 110 डिग्री होना चाहिए। और इसमें उत्तर ही नहीं दिया गया है, ये भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत दिया गया है, बिल्कुल गलत है। 3p 100 या 300 में से 50 जाएगा। अरे बाप रे बाप, मैंने यहाँ गलती किया है देख लीजिए, मिस्टेक हो गया। उत्तर दिया है ऑप्शन में, सॉरी कान पकड़ के आप लोगों के सामने, क्योंकि ये मैंने ब्लंडर मिस्टेक किया था। पी का मान मैंने 100 निकाल लिया, 3 पीना है 300 घटाओ 50 डिग्री बराबर ये 250 डिग्री आएगा। उत्तर 250 होगा, ना कि 190 दिया है ऑप्शन में। चैलेंज अगर जो 250 मारे होते चैलेंज करते सही होता।
उत्तर का चिन्ह दो पूर्णांकों के जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए -2 में आप 5 जोड़ेंगे तो जो बड़ा दिखेगा, अधिक संख्यात्मक मान, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यानी जब ये जोड़ेंगे ना आप लोग तो 7 नहीं होगा, 2 +5 में से 2 निकल जाएगा, घटाव है, 3 होगा। चलिए, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ उसके लागत मूल्य से 2 गुना था। यदि विक्रय मूल्य 900 है तो लागत मूल्य क्या होगा? जो बेचने पर लाभ जो है लागत मूल्य से 2 गुना है। जो लाभ लागत मूल्य को मैंने x मान लिया और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना है, यानी 2x हो गया। अब जानते हैं कि विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य कह रहा हूँ, माना कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य x हो गया है, तो लाभ जो है 2 गुना है क्रय मूल्य का। तो जो प्रॉफिट हुआ लाभ वो इसका 2 गुना यानी 2x। हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य और लाभ तो हम लोग निकाल लिए हैं, x और 2x, x जोड़ 2x, और इन्हीं ना ये विक्रय मूल्य दिया है ना, इन्हीं का मान 900। तो 2x में x जुटेगा तो 3x बराबर 900, और 3 गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 3 3 9, तो 300 हो गया उत्तर। तो ये रहा आज का ब्रह्मास्त्र राहुल सर का। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। देखेंगे, लाइक करेंगे। अन्य शिक्षकों को मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सएप का लिंक आप सेंड करके ज्वाइन करा दीजिएगा, फी बता दीजिएगा और रिज़ल्ट गारंटेड। धन्यवाद।